नमस्ते। वीकेंड खत्म हो चुका है और अब वक्त है बाजार की उन तमाम हलचलों को डिकोड करने का जो मंडे मॉर्निंग को मार्केट की दिशा तय करने वाली हैं। ढेरों खबरें, ढेर सारा डेटा, सब एक साथ। तो बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और उन सभी अहम मार्केट कैटलिस्ट्स को समझते हैं। ताकि ये सारा शोर शराबा आसानी से समझ आ सके, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे मैक्रो सेटअप से, फिर देखेंगे थीमैटिक प्रेशर्स, मेजर Q4 ब्रेकडाउन, अर्निंग्स रैपिड फायर और आखिर में बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल शॉक्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो सेटअप की। आखिर मंडे ओपनिंग से पहले ग्लोबल और डोमेस्टिक हवा किस तरफ बह रही है? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +100 पॉइंट्स। फ्राइडे नाइट को गिफ्ट निफ्टी 24,280 पर क्लोज हुआ, जबकि हमारा नॉर्मल निफ्टी 24,180 पर था। सीधा सा गणित है, मार्केट में करीब 100 पॉइंट्स के शानदार गैप अप की पूरी संभावना बन रही है। ओपनिंग बेल बजने से पहले ही ये एक जबरदस्त संकेत है। अब मार्केट में एक थियरी आजकल काफी चर्चा में है, एंटी एआई। सुनकर अजीब लगा, ये कोई टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। दरअसल ये एक कॉन्ट्रेरियन थियरी है। बात यह है कि हमारी भारतीय आईटी कंपनियों ने अभी तक ग्लोबल कंपनियों की तरह एआई में अंधाधुंध पैसा नहीं लगाया है, इसलिए उन्हें एंटी एआई माना जा रहा है। मतलब अगर ग्लोबल एआई का ये विशाल बुलबुला कभी फूटता है तो सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा फायदे में हमारी ही आईटी कंपनियां होंगी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ अमेरिका का नैस्डैक है जो एआई इन्वेस्टमेंट्स के दम पर रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है, और दूसरी तरफ हमारा इंडियन आईटी सेक्टर है जो अभी एक डिफेंसिव मोड में है, बस आराम से वेट एंड वॉच कर रहा है। तो समीकरण बिल्कुल साफ है, एआई का गुब्बारा जितना फूलेगा इंडियन कंपनियों पर प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे ही ये गुब्बारा फूटेगा यही कंपनियां बाउंस बैक करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में होंगी। चलिए अब दूसरे अहम सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, थीमैटिक प्रेशर्स। यहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी इवेंट्स हमारे लोकल सेक्टर्स पर सीधा असर डाल रहे हैं। देखिए, दुनिया के एक कोने में कुछ होता है और असर हमारे घर तक पहुंचता है। पिछले 1 महीने से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका डोमिनो इफेक्ट देखिए। इस हफ्ते आगरा के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें जूते बनाने के लिए कच्चे माल की भारी किल्लत हो रही है, और इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है। आने वाले हफ्तों में भारतीय फुटवेयर के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं। कच्चा माल महंगा तो जाहिर है आउटकम भी महंगा ही होगा। रेगुलेटरी फ्रंट पर भी कुछ बड़ी हलचलें हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी पर्नॉड रिकार्ड के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस जांच का जो भी नतीजा होगा उस पर पूरे बाजार की नजर रहने वाली है, इसलिए इस पूरे लीकर सेक्टर और इससे जुड़ी कंपनियों को अभी रडार पर रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा 2 और बड़ी खबरें हैं। सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के आरोपों में अनिल अंबानी के एडीएजी ग्रुप से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसका असर ग्रुप के बचे हुए स्टॉक्स पर साफ देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट प्लेयर अनंत राज के शेयरों में जो हालिया गिरावट आई है वो भी सीधे तौर पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड से जुड़ी है। हमें इन घटनाक्रमों को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर देखना है कि इनका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब सीधे नंबर गेम में उतरते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, मेजर Q4 ब्रेकडाउन। वीकेंड पर जो बड़े कॉर्पोरेट नतीजे आए हैं, आइए उनका पोस्टमार्टम करते हैं। 12,000 रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये बजाज ऑटो के बायबैक का प्रति शेयर प्राइस है। कंपनी टेंडर रूट के जरिए ये महा बायबैक कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर बायबैक का सीधा मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है और मार्केट में ये एक जबरदस्त हलचल मचाने के लिए काफी है। अब जरा डी लिंक के इन आंकड़ों को देखिए। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। रेवेन्यू 395 करोड़ रुपए से उछलकर 444 करोड़ रुपए हो गया। ये एक शानदार जंप है, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 27 करोड़ रुपए से खिसककर सिर्फ 28 करोड़ रुपए पर अटका है। मतलब टॉप लाइन भाग रही है, लेकिन खर्चों की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है। कुछ और दिग्गजों का हाल देख लेते हैं। एसबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है, जिससे उनके शेयर प्राइस पर तुरंत प्रेशर दिखा। उधर एमसीएक्स ने भले ही अपने आसमान छूते अनुमानों को थोड़ा सा मिस कर दिया हो, लेकिन उनका ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस अभी भी एकदम सॉलिड है। और हाँ, बीएसई को लेकर जेफरीज की जो हालिया क्रिटिकल कमेंट्री आई है, उसके बाद बाजार के रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार है। एक बात तो तय है, सारा खेल रॉ प्रॉफिटेबिलिटी का है और वही इन्वेस्टर्स का मूड सेट कर रही है। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है अर्निंग्स रैपिड फायर। क्योंकि नतीजों की एक पूरी बाढ़ आई हुई है, तो बिना सांस लिए इन पर एक क्विक नजर डालते हैं। सबसे पहले रडार पर है हाई प्राइस्ड फार्मा स्टॉक
एबॉट इंडिया। फिर बैंकिंग में केनरा बैंक के नंबर्स अहम रहेंगे। आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस हिट्स को ट्रैक करने के लिए पीवीआर आइनॉक्स पर नजर रखिए। कंज्यूमर्स क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के नतीजे काम आएंगे। और हाँ, एबीबी के नंबर्स देखते वक्त एक्सेप्शनल आइटम्स के एडजस्टमेंट को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में ओरियन प्रो और बटरफ्लाई भी हैं। हॉस्पिटैलिटी की ग्रोथ नापने के लिए इंडियन होटल्स के मैट्रिक्स देखने होंगे। जेबी केमिकल्स और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी कड़ी नजर रखनी है। और कभी निफ्टी 50 का शान रही यूपीएल को भी ट्रैक करना है। लिस्ट लंबी है और ओपनिंग बेल बजने वाली है, इसलिए फोकस एकदम शार्प रखना होगा। अब हम आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, स्ट्रक्चरल शॉक्स। यहां हम देखेंगे कि हमारी न्यू एज टेक कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के अंदर सिस्टम लेवल पर क्या चल रहा है। स्विगी के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल टर्निंग पॉइंट है। घाटा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। जरा नंबर्स देखिए। पहले 1065 करोड़ का घाटा, फिर 1081 करोड़ और अब लेटेस्ट नंबर 800 करोड़। यानी घाटा फाइनली 4 डिजिट से घटकर 3 डिजिट में आ गया है। स्थिरता की तरफ ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। अब इस नंबर को पचाने की कोशिश कीजिए। 30,000 करोड़ रुपए। नहीं, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये वो कंबाइंड नुकसान है जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी ओएमसी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल इस वक्त बर्दाश्त कर रही हैं। ये सिस्टम में मौजूद एक बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रेशर का सबूत है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल के दाम लगातार सर्ज कर रहे हैं, ऊपर भाग रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम पूरी तरह से फ्रीज है, जमे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सरकारी कंपनियां एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही हैं ताकि आम जनता तक ये झटका ना पहुंचे। लेकिन सच कहें तो फंडामेंटली लंबे समय तक ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सरकारी कंपनियां और हमारा ये ब्रॉडर मार्केट आखिर कब तक इन सिस्टमिक वित्तीय झटकों को ऐसे ही सोखता रहेगा? आखिर कब तक ये बांध टूटने से बचा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मार्केट की लंबी स्थिरता तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारे डेटा पॉइंट्स पर अपनी नज़र बनाए रखिए और सीखते रहिए।